हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। क्लास 12th फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। द चैप्टर नेम इज द लास्ट लेसन एंड द स्टोरी इज रिटन बाय अल्फोंस डोडे। देखो, अगर हम कोई पोयम पढ़ेंगे तो आपको पोइट का नाम याद रखना है, और अगर हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपको ऑथर का नाम याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। अल्फोंस डोडे वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1840, डाइड इन द ईयर ऑफ 1897। अल्फोंस डोडे की थोड़ी सी हम बायोग्राफी कर लेते हैं। अल्फोंस डोडे जो है ना, ये फ्रांस में एक स्कूल टीचर थे पहले, but later on he quit as a school teacher and started his livelihood as a journalist। मतलब इन्होंने स्कूल टीचिंग छोड़ दी और ये एक जर्नलिस्ट बन गए पेरिस में। and he started writing poems, he started collecting poems, he started writing short stories and the novels as well। okay, so अल्फोंस डोडे जो थे ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। फ्रेंच क्यों? क्योंकि ये फ्रांस से थे। सी, द पीपल लिविंग इन इंडिया आर कॉल्ड एज इंडियन इन द सेम वे। जो लोग फ्रांस में रहते हैं उनको हम फ्रेंच पीपल कहते हैं, और ये नॉवेल्स लिखा करते थे, तो ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। एंड इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, इसीलिए ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। अब आगे स्टोरी का बैकग्राउंड दिया है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 to 1871। मतलब लास्ट लेसन में जो आपको स्टोरी देखने को मिलेगी वो किस चीज़ पर बेस्ड है? फ्रैंको प्रूशियन वॉर पर, जो कब हुआ था? 1870 से 1871 के टाइम पीरियड में। एंड इन दिस वॉर फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। सो देखो, ये जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? फ्रैंको का मतलब है फ्रांस, एंड जो प्रूशिया है इसमें ना बहुत सारे नेशंस इंक्लूडेड थे, जैसे कि जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स। अब देखो, फ्रांस और प्रूशिया इनके बीच में वॉर हुई थी। कब हुई थी? 1870 to 1871। तो जो फ्रांस है ये हार गया था, ठीक है, फ्रांस जो है इस वॉर में हार गया था। एंड ऑन द अदर हैंड प्रूशिया वन द वॉर। अब जब ये वॉर प्रूशिया जीता था तो उस टाइम पर प्रूशिया को कौन लीड कर रहे थे? बिस्मार्क। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। मतलब प्रूशिया जो है उस टाइम पर कैसे ये एक प्रूशिया बना हुआ था? बेसिकली इसमें बहुत सारे नेशंस थे, जैसे कि ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी, पोलैंड एंड द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। तो प्रूशिया जो है इट वन द बैटल, इट वन द वॉर। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम था एल्सेस एंड दूसरे का नाम था लॉरेन, ठीक है, एल्सेस एंड लॉरेन, इसको कैप्चर कर लिया था प्रूशिया ने। ओके, तो इस स्टोरी को ना मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाती हूँ, यहाँ इस चैप्टर में दिया नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ी सी ना मैं क्लैरिटी दूंगी यहाँ पर कि क्या है, क्या आज भी एल्सेस एंड लॉरेन प्रूशिया का ही पार्ट है और प्रूशिया क्या है, ये सब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से ये हिस्ट्री देखते हैं। देखो, एक्चुअली क्या था कि फ्रांस एंड प्रूशिया में वॉर हुआ था। प्रूशिया जो है इसे आज के टाइम पर हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। मॉडर्न डे इट इज़ नाउ नोन एज जर्मनी। तो फ्रांस को हरा दिया था प्रूशिया ने। तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक थी एल्सेस एंड दूसरी लॉरेन। तो प्रूशिया ने जब फ्रांस को हराया तो इन्होंने एल्सेस एंड लॉरेन को भी अपने अंडर कैप्चर कर लिया, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पढ़ा ही होगा क्लास 9th में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर 1919 में एक ट्रीटी हुई थी जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी को ये कहा गया था कि आप जो है एल्सेस एंड लॉरेन वापस कर दे फ्रांस को, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ था कि फ्रांस के लोगों ने अपनी आवाजें उठाई थी, रेवोल्यूशन किया था, है ना। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एक ट्रीटी भी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी को फोर्स किया गया था कि वो एल्सेस एंड लॉरेन
फ्रांस को वापस दे दें। तो आज के टाइम पर एल्सेस एंड लोरेन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट फ्रांस की हैं। ओके, तो ये हालांकि आपने याद नहीं रखना, ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था। इस चैप्टर से इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुआ था। आगे चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको मेन कैरेक्टर जानने हैं, ठीक है, जिनको हम प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोटैगनिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि चैप्टर की शुरुआत हो रही है आई से, आई दैट मीन्स यहाँ पर आई कौन है, एक नैरेटर है। नैरेटर कौन होते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टोरी नैरेट करते हैं, जो स्टोरी बताते हैं, मतलब जो कहानी बयान करते हैं। तो यहाँ पर नैरेटर का नाम क्या है, फ्रेंड्स, FRANZ। फ्रेंड्स जो है ना, ये एक स्कूल गोइंग बच्चा है, ठीक है, ये एक स्कूल गोइंग बच्चा है जो आपको स्टोरी नरेट कर रहा है। अब फ्रेंड्स जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल में एक लैंग्वेज टीचर भी हैं। वो कौन सी भाषा पढ़ाते हैं, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है एमिल, ठीक है। अब यहां पर मैं इसका नाम जो है हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखो एमिल। इसको मैंने एमिल कहा, हैमिल नहीं कहा, रीजन बीइंग यहाँ पर एच साइलेंट है इस नाम में, एमिल। लेकिन कई जगह पर आप देखोगे कि इसको मिस्टर एमिल भी बोला जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि एम का मतलब है मिस्टर। अब आप सोचेंगे कि मिस्टर में तो MR और डॉट लगता है, तो यहाँ पर तो सिर्फ M डॉट है, तो इसको मिस्टर कैसे कहेंगे। देखो जैसे कि मिस्टर जो है ना, ये इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन फ्रांस में मिस्टर नहीं बोला जाता, फ्रांस में इसे कहते हैं, अब फ्रेंच भाषा तो मुझे आती नहीं है तो मैं फिर भी इसको प्रोनाउंस कर देती हूँ। आई थिंक इसको कहते हैं मोन्श्योर, ऐसे करके शायद कुछ होता है ये, बट आप ये देख रहे होंगे कि ये है MONSIEUR, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में M डॉट कहते हैं। मोन्श्योर का मतलब भी क्या होता है, मिस्टर ही होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ जेंटलमैन को कहते हैं ना मिस्टर, ऐसे करके, तो ऐसे ही फ्रांस में मोन्श्योर कहते हैं, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में M लिखा जाता है। या किसी भी सर को भी ये बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ सर बोलेंगे इंग्लिश में, तो ऐसे मोन्श्योर को सर बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम क्या है, एमिल, दैट मीन्स मोन्श्योर या फिर मिस्टर एमिल। ओके, तो जब भी मैं मिस्टर एमिल कहूंगी आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, एक इस चैप्टर में थीम क्या है वो भी जानिए। देखो यहाँ पर जो ये स्कूल टीचर है एमिल, मिस्टर एमिल, ये जो है ना अपनी जो भाषा, ये फ्रेंच भाषा जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें ये बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि अपनी जो लैंग्वेज है, मतलब जो हमारी मातृभाषा होती है, उसमें एक कॉन्फिडेंस रखो। और अगर किसी भी इंसान के पास उसकी मदर टंग है या उसकी नेशनल लैंग्वेज उसके पास है, उसकी मातृभाषा उसके पास है, तो होगा ये कि वो इंसान कभी भी स्लेव नहीं बनेगा किसी का। मतलब अगर आपके पास आपकी भाषा है तो आपकी पहचान है, लेकिन अगर आपको अपनी भाषा नहीं आती तो आपकी पहचान नहीं है। तो इस चैप्टर में मिस्टर एमिल जो है अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी भाषा को हमने कभी नहीं खोने देना है, ठीक है। जैसे कि हम हिंदी के लिए करते हैं ना कि हिंदी हमारी जो है एक मातृभाषा है, हिंदी को बचा के रखो। अगर हिंदी हमें बोलनी आती है तो हमारी ये एक ओरिजिनलिटी है, इससे हमारी एक पहचान बनती है, ठीक है। इन द सेम वे मिस्टर एमिल अपने बच्चों को बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, इसको अलाइव रखो, इसको डेड मत होने दो, इसमें कॉन्फिडेंस रखो। क्योंकि अगर एक भाषा आपके पास है आपकी, तो उससे क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी बनती है और आप किसी के स्लेव नहीं बनते। लेकिन अगर आपके पास आपकी भाषा नहीं है तो आप दूसरों के स्लेव बन के रह जाते हैं और आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। और लोग अगर आपको जानते हैं तो वो आपकी भाषा की वजह से ही आपको पहचानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सा थीम मैंने आपको बता दिया। अब चलो चैप्टर पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Emil had said that he would question us on participles. I, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, कौन है, फ्रेंड्स हैं। जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं कि वो
सुबह के दिन स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो गए थे और अब उनको डर था। ड्रेड ऑफ का मतलब है ही वॉज बींग अफ्रेड, अफ्रेड टू गेट स्कॉल्डेड। आई मीन उसको जो है डांट का डर था। स्कॉल्डिंग का मतलब है डांटना, ठीक है। तो किसको डर था? फ्रेंड्स को। क्यों डर था उसको? क्योंकि वो स्कूल लेट पहुंचेगा। अब इसके अलावा उसे एक और डर ये था कि जो उनके स्कूल टीचर हैं मिस्टर एमिल, उन्होंने ये कहा था कि वो अगले दिन बच्चों से पार्टिसिपल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। देखो पार्टिसिपल जो है ना ये एक ग्रामर का पार्ट है। हर लैंग्वेज में ग्रामर होती है। जैसे अगर आपको लगता है ना सिर्फ इंग्लिश में ग्रामर है, नहीं, हिंदी में भी है, हर लैंग्वेज में ग्रामर होती है। जैसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, ऐसे हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में नाउन कहते हैं तो हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं। इन द सेम वे पार्टिसिपल्स को भी हिंदी में कुछ कहते होंगे, फ्रांस में भी कुछ और कहते हैं इसको, फ्रेंच लैंग्वेज में, राइट। सो हर एक लैंग्वेज की ग्रामर होती है, उस ग्रामर का रूल भी एक ही होता है, बट ये है कि भाषा के अनुसार उसकी बोली बदल जाती है, उसका रिटन स्टाइल बदल जाता है। ओके तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कह रहा है कि वो सुबह के दिन काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया था। उसे डर इसलिए था कि उसे डांट लगेगी और स्पेशली उसको डर इस चीज़ का भी था कि उसके स्कूल टीचर मिस्टर एमिल उनसे क्वेश्चन पूछेंगे एक ग्रामर के टॉपिक पर, एंड टॉपिक क्या था? participles. I did not know the first word about them. और on the other hand, friends को participles के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो काफ़ी डरा हुआ था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. तो उसे लगा कि एक पल के लिए, for a moment, कुछ देर के लिए उसे लगा कि क्यों ना वो बाहर भाग जाए और अपना दिन बाहर बिताए। मतलब वो स्कूल बंक करके बाहर चला जाए और अपना दिन बाहर बिताए। इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट, एंड बाहर का कैसा मौसम था? बाहर का जो वेदर था वो काफ़ी वॉर्म था। देखो फ्रांस जो है ना एक ठंडा इलाका है, और जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं उनको सनी डेज, उनको वॉर्म डेज बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि बाहर का जो वेदर था वो बहुत अच्छा था, बहुत ब्राइट था, और उसका मन हुआ कि वो बाहर जाए, स्कूल ना जाए बल्कि स्कूल के बाहर अपना टाइम इंजॉय करे। The birds were chirping at the edge of the woods. अब इतना अच्छा मौसम था, थोड़ा सा ऐसा था कि warm and bright मौसम था, तो birds क्या है वो चर्प कर रहे थे। In the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब इसका मतलब ये है कि उसने ये भी देखा कि बाहर जो है ना एक ओपन फील्ड में, बैक ऑफ द sawmill, sawmill का मतलब है जहाँ पर ना एक ऐसी मिल जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं। ओके तो एक ऐसी फैक्ट्री थी जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं, उसके बैक में मतलब उसके पीछे क्या था? एक खुला मैदान था जहाँ पर प्रूशियन के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। अब वो कह रहा है कि ये सब जो चीज़ें हो रही थी ना बाहर, वो बहुत टेम्पटिंग थी, बहुत अट्रैक्टिव थी एज कंपेयर टू द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स। मतलब स्कूल जाने से अच्छा उसे बाहर की चीज़ें लग रही थी, बट उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो रेजिस्ट कर पाए, मतलब वो अपने आप को रोक पाए। तो उसने फिर क्या किया? अपने आप को रोका एंड हरिड ऑफ टू द स्कूल। दैट मीन्स वो जल्दी से स्कूल भागा। देखो यहाँ आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर जब फ्रेंड्स ये कहता है दैट फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, तो ये जो रनिंग अवे है ना एक्चुअली ये एक सिंबल है। किस चीज़ का? सिंबल ऑफ गेटिंग द फ्रीडम, ठीक है। एंड लेटर ऑन यहाँ पर एक वर्ड आया था रेजिस्ट। तो ये यहाँ पर पहले तो सोचता है कि वो यहाँ से एक बार भाग जाए, स्कूल ना जाए, बाहर जाकर अपना टाइम एंजॉय करे। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि बच्चा जो है फ्रीडम को पसंद करता है, इसको सिंबलाइज करता है, मतलब ये चीज़ ना फ्रीडम को। नेक्स्ट है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब ये होगा यहाँ पर कि ये बच्चा फिर भी स्कूल में जाता है, अपने आप को रोकता है बाहर जाने से, स्कूल जाता है ये। तो यहाँ ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? बाउंड टू द सिस्टम।
ये किस चीज को लेकर बाउंड था? स्कूल को लेकर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल इज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड होता है जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो जब ये बच्चा टाउन हॉल को पास करता है तो ये देखता है कि जो नोटिस बोर्ड है ना, शायद उस पर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसलिए उसके आगे लोगों की भीड़ जमा हो रखी है। और ये बुलेटिन बोर्ड जो है इसको अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रूशिया। देखो मैं ना आपको एक बार एक मैप में दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये रेड डॉट दिख रहा है आपको, ये रेड डॉट है एल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। अब इसको किसने कैप्चर कर लिया है? प्रूशिया ने कैप्चर कर लिया है, और इसी रीजन में फ्रांस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये एक टाउन हॉल से गुजरता है तो इसे टाउन हॉल के पास में क्या दिखता है? एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, और उस नोटिस बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तभी लोगों ने वहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर रखी है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसने लिखी है? ये लिखी है प्रूशिया ने, ठीक है। For the last 2 years of our bad news has come from there, the lost battles, the draft, the orders of commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि ये भीड़ क्यों जमा हो रखी है? वैसे तो पिछले 2 सालों से हम बैड न्यूज़ ही सुनते आ रहे हैं। कौन कौन सी बैड न्यूज़? एक तो लॉस्ट बैटल्स। लॉस्ट बैटल्स का मतलब है फ्रांस हार गया था प्रूशिया से। एक है द ड्राफ्ट। द ड्राफ्ट का मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट एनफोर्स्ड बाय प्रूशिया ऑन द रीजन ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन और टू द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन टू ज्वाइन प्रूशियन आर्मी। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ड्राफ्ट होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट, और ये रिटन डॉक्यूमेंट प्रूशिया ने तैयार किया था एल्सेस एंड लॉरेन में रहने वाले लोगों के लिए, और उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया था कि वो प्रूशिया की आर्मी को ज्वाइन करें। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर कौन है? यहाँ कमांडिंग ऑफिसर की बात हो रही है प्रूशिया के, ठीक है। तो जो प्रूशिया के जो हेड थे उन्होंने अपने ऑर्डर्स पास कर दिए थे फ्रांस में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि पिछले 2 सालों से तो हम ऐसी ही बुरी खबरें सुनते आ रहे हैं। अब ऐसी कौन सी बुरी खबर यहाँ छपी हुई है कि लोगों ने यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की हुई है? आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मतलब एकदम से उसने बिना सोचे इम्पल्सिव थिंकिंग में क्या कहा? वट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब ऐसा क्या मैटर हो गया कि बुलेटिन बोर्ड के आगे इतनी भीड़ है। चलिए अब नेक्स्ट जो है पेज पर चलते हैं हम। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. तो जब फ्रेंड्स भागा भागा अपने स्कूल जा रहा था तो उसको किसी ने आवाज दी। तो किसने आवाज दी थी फ्रेंड्स को? एक ब्लैकस्मिथ ने। ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं? जो आयरन एंड स्टील का काम करते हैं। इस ब्लैकस्मिथ का नाम क्या था? वॉचर। ये किस लिए आया हुआ था? बुलेटिन को पढ़ने के लिए आया हुआ था। अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था टाउन हॉल में, और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी थी क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो ये ब्लैकस्मिथ उसी बुलेटिन को पढ़ने आया हुआ था। एंड ये किसके साथ आया हुआ था? अपने अप्रेंटिस के साथ आया हुआ था। अप्रेंटिस कौन होते हैं? जो ट्रेनी होते हैं। ट्रेनी कौन होते हैं? जो किसी के अंडर काम करते हैं उस स्किल को सीखने के लिए। तो ये जो अप्रेंटिस है, ये जो ट्रेनी है, ये वॉचर के अंडर काम करता है ताकि ये भी ब्लैकस्मिथ का काम सीख जाए। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? तो देखो इस लाइन का अब सेंस क्या बना कि फ्रेंड्स जो है वो भागा भागा अपने स्कूल जा रहा था, उसको किसी ने आवाज़ दी। अब आवाज़ दी तो उसने क्या कहा? डू नॉट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ये किसने कहा? ये कहा ब्लैकस्मिथ ने, जिसका नाम था वॉचर। तो ब्लैकस्मिथ कहता है डू नॉट गो फास्ट बब। बब जो है हम छोटे बच्चों को कहते हैं प्यार में, लाड में। तो ये कहता है कि बब इतनी जल्दी भागकर मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम टाइम पर स्कूल में पहुंच जाओगे।
अब आपकी मैं एक यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि तब से हम बुलेटिन बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पर ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या थी? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो जर्मनी मतलब प्रूशिया विच इज़ मॉडर्न डे नोन एज जर्मनी, प्रूशिया ने फ्रांस के कुछ रीजन्स को कैप्चर कर लिया था जिसमें थे एल्सेज एंड लॉरेन। तो यहाँ पर प्रूशिया ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया था, ये लोग अपनी अपनी पॉलिटिक अफेयर्स यहाँ चलाते थे। तो प्रूशिया ने बुलेटिन बोर्ड पर ये लिखा था कि अब एल्सेज एंड लॉरेन के पार्ट्स में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मनी की भाषा जर्मन पढ़ाई जाएगी। समझे मेरी बात कि पहले तो एल्सेज एंड लॉरेन जो फ्रांस का हिस्सा थे वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब प्रूशिया ने एल्सेज एंड लॉरेन को अपने अंडर कैप्चर कर लिया तो उन्होंने एक बुलेटिन बोर्ड पर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग एल्सेज एंड लॉरेन में रहते हैं और जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में उनको अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी बल्कि उनको जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ ने जब ये इंफॉर्मेशन पढ़ी तो उस सरकाज़म में इन्होंने कहा था इस बच्चे को कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड फ्रेंड्स को ये लगा दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, उसको लगा कि ये जो ब्लैक स्मिथ है ये उसका मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर एमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब ये जो है बच्चा फ्रेंड्स ये कहाँ पहुँचता है? मिस्टर एमिल्स के एक छोटे से गार्डन में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब अब यहाँ पर वो बहुत थक चुका था क्योंकि वो भागा भागा आया था तो बहुत थक गया था। Usually when school began there was a great bustle. Bustle means noise which could be heard out in the street. तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि जब स्कूल शुरू होता है यूजुअली तो क्या होता है, स्कूल में जो ग्रेट बसल होती है मतलब जो बच्चों का शोर शराबा है, इट कैन बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, उसे सड़क के बाहर तक भी सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, इसके अलावा और क्या क्या सुना जा सकता है कि भाई बच्चे जो हैं वो डेस्क को ओपन कर रहे हैं फिर कभी बंद कर रहे हैं, ये भी आवाज़ें बाहर स्ट्रीट तक जाती रहती हैं स्कूल से। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, और जो बच्चे यूनिसन फॉर्म में, मतलब यूनिसन का मतलब होता है साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस ऑफ द स्पीच, जैसे कि बच्चे एक ही चीज़ को बार बार एक साथ रिपीट करें तो उसे कहते हैं यूनिसन। जैसे कि टेबल्स वगैरह को मोस्टली ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, 2 1 टाइम्स इज़ 2 2 2 टाइम्स इज़ 4, तो बच्चे उसको एक यूनिसन मेथड में मतलब एक साथ बोलकर पढ़ते हैं और समझते हैं, राइट। सो लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड का मतलब क्या हुआ कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो यूनिसन मैनर में जो है किसी भी लेसन को रिपीट करते हैं और बहुत लाउड बोलते हैं। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इसके अलावा जो बच्चे हैं जो वो यूनिसन मैनर में बोल रहे होते हैं तेज़ तेज़, कोई भी चैप्टर को वो लर्न कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर वो अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते हैं ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीन्स टू स्ट्राइक और व्हेन यू हिट समथिंग वेरी हार्ड, मतलब आप जब कहीं पर बहुत तेज से स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं। तो इसके अलावा क्या सुना जाता है स्ट्रीट तक, स्कूल से ये भी आवाज़ बाहर आती रहती है कि जो टीचर हैं वो एक साइड से दूसरी साइड घूमते घूमते रूलर को टेबल पर हिट करते हैं, मतलब जो वो स्केल होता है ना उसको टेबल पर हिट करते रहते हैं ताकि बच्चे एक उसमें डिसिप्लिन में रहें और बच्चे थोड़ा सा जो है शोर कम मचाएं। तो यहाँ फ्रेंड्स जो है वो ये बता रहा है कि स्कूल में ना आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, स्कूल में आपको जो है बहुत शोर शराबा देखने को मिलेगा, जैसे कि कैसा, डेस्क का क्लोज एंड बंद होना, यूनिसन मैनर में किसी भी चैप्टर को या किसी भी चीज़ को पढ़ना, किसी लेसन को पढ़ना, इसके अलावा टीचर का टेबल पर रूलर को स्ट्राइक करना। तो इस तरीके की आवाज़ें कैन बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब स्कूल के बाहर गली तक भी ये सब चीज़ें सुनाई देती हैं। यूजुअली यही माहौल होता है स्कूल के बाहर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल,
लेकिन फ्रेंड्स ये हैरान हो जाता है देखकर कि आज स्कूल से कोई ऐसी आवाज़ें नहीं आ रही हैं। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंटेड ऑन मीन्स व्हेन यू डिपेंड ऑन समथिंग एल्स। काउंटेड ऑन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पर डिपेंड होते हो। कॉमोशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा। सो हियर फ्रेंड्स जो है ना, ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द कॉमोशन, मतलब ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द नॉइज दैट यूजुअली हैपन इन द क्लासरूम। वाई ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द नॉइज? बिकॉज ही वॉन्टेड टू एंटर द क्लासरूम विदाउट बींग नोटिस्ड बाय मिस्टर एमएल। क्योंकि अगर मिस्टर एमएल उसको देख लेंगे लेट आते हुए तो उसको डांट लगाएंगे। तो वो अपने आप को किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था? वो ये सोच रहा था कि क्लासरूम में अगर शोर शराबा होगा ना तो वो मिस्टर एमएल की नज़रों से बचते हुए फटाफट से अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाएगा। बट ऑफ कोर्स द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स को एकदम से सरप्राइज लगा बिकॉज द एटमॉस्फेयर वाज सो स्टिल, सो टेंस एंड ग्रिम एट द सेम टाइम। ना तो उस दिन शोर शराबा हो रहा था किसी भी तरीके से, तो फ्रेंड्स जो है वो मिस्टर एमएल की नज़रों से बच भी नहीं सकता था। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ऑल्दो वो ये सोच के गया था कि वो इस हसल बसल में फटाफट से अपने डेस्क पर बैठ जाएगा और मिस्टर एमएल को पता भी नहीं चलेगा कि वो लेट आया है। बट उस दिन एक्चुअल में क्या था? उस दिन जो है बहुत ज़्यादा क्वाइट, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा शांति थी, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग को कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, छुट्टी का दिन होता है। तो इसलिए उसने कहा कि जैसे हमारे छुट्टी के दिन संडे मॉर्निंग को स्कूल होता है ना बिल्कुल शांत, वैसा ही उस टाइम पर एटमॉस्फेयर था स्कूल का। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो विंडो के थ्रू फ्रेंड्स ने ये देखा कि उसके जो सारे क्लासमेट्स हैं वो अपने अपने प्लेसेस पर बैठे हुए हैं चुपचाप। एंड मिस्टर एमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और ये भी देखा उसने विंडो के थ्रू कि मिस्टर एमएल जो उनके लैंग्वेज टीचर है, जो उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे जो है घूम रहे हैं। किसके साथ? अपने एक आयरन रूलर के साथ, ठीक है, जो लोहे का रूलर होता है, जो लोहे का मतलब एक वो होता है ना, स्टिक होता है, एक स्केल सा होता है। और उन्होंने अब जो है क्या देखा फ्रेंड्स ने कि मिस्टर एमएल ने जो है ये आयरन रूलर अपनी आर्म के अंडर दबा कर रखा हुआ था। वरना यूजुअली ये मिस्टर एमएल क्या करते हैं? ही स्ट्राइक द रूलर ऑन द टेबल, बट दैट डे मिस्टर एमएल वॉज कीपिंग द रूलर अंडर हिज आर्म। ही वॉज नॉट स्ट्राइकिंग और नॉट हिटिंग द रूलर ऑन द टेबल। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब जब इतना शांति वाला माहौल था, कोई बसल नहीं हो रही थी, मिस्टर एमएल भी यहाँ वहाँ ऊपर नीचे जो है घूम रहे थे विद आयरन रूलर, राइट? तो सब कुछ इतना वियर्ड हो रहा था, इतना अनयूजुअल और इतना स्ट्रेंज हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मिस्टर एमएल को अब क्या करना, इसलिए अब फ्रेंड्स को क्या करना पड़ा? उसको दरवाज़ा खोलकर सबके सामने जो है बैठना था क्लास में जाकर। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड I was and how frightened I was। तो यहाँ पर वो कहता है कि उस दिन उसे बहुत ज़्यादा शर्म आई। ब्लश्ड यहाँ पर इसलिए नहीं है कि वो मुस्कुराकर उसका चेहरा लाल हो गया था, यहाँ पर इसलिए बोला गया कि उसे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अपने डेस्क पर बैठना था और वो काफ़ी लेट हो चुका था स्कूल के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स ब्लश कर रहा था, मतलब शर्म के मारे उसके जो गाल थे ना वो रेड हो गए थे। एंड हाउ फ्राइटन्ड ही वॉज, दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ना, नथिंग हैपेंड, ये एक आयरनिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि इस सुबह को जो फ्रेंड्स स्कूल में लेट हो गया था, इस सुबह वो सब चीज़ें हो रही थी जो काफ़ी अनयूजुअल थी, जो कभी स्कूल में होती नहीं हैं। मिस्टर एमएल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली। तो मिस्टर एमएल ने फ्रेंड्स को देखा और कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि फटाफट से अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाओ, हमने जो है चैप्टर अब शुरू करना है, शुरू कर दिया है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है डर। फ्रेंड्स जो है जब अपने डर से थोड़ा सा बाहर निकला तो उसने अपने बेंच पर एक छलांग लगाई और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat?
तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस करता है कि आज का दिन वैसे कोई स्पेशल है नहीं, बट उनके जो टीचर है उन्होंने एक स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं। वो स्पेशल कपड़े जो उनके टीचर कब पहनते हैं, जब या तो स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे हो या फिर इंस्पेक्शन डे हो। तो मिस्टर एमएल ने उस दिन क्या पहना हुआ था स्पेशल? हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, मतलब हरे रंग का उन्होंने एक ग्रीन कोट पहना हुआ था। देन इसके साथ में हिज फ्रिल्ड शर्ट, एक ऐसी शर्ट जिस पर फ्रिल्स थी। द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, इसके अलावा एक सिल्क कैप उन्होंने पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और उनके जो कपड़े थे वो एम्ब्रॉयडर्ड थे। अब यहाँ ये फ्रेंड्स कहता है कि ये जो कपड़े हैं ना मिस्टर एमएल के स्पेशल कपड़े हैं, वो इन कपड़ों को कब पहनते हैं? स्पेशल ओकेजन पर, स्पेशल डेज पर, जैसे कि इंस्पेक्शन डेज पर या प्राइज डेज पर। लेकिन यहाँ पर जब फ्रेंड्स ये देखता है कि आज तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, ना तो इंस्पेक्शन डे है ना प्राइज डे है, लेकिन फिर भी मिस्टर एमएल ने ये जो कपड़े हैं स्पेशल ये पहने हुए हैं, तो इसीलिए जो फ्रेंड्स है वो थोड़ा वंडर हो जाता है ये सब चीज़ें देखकर। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn means when the environment is so formal and serious, मतलब एक ऐसा environment जो काफ़ी serious हो या फिर बिल्कुल स्माइलिंग और हैप्पी एनवायरनमेंट ना हो, उसे हम सोलेम कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो काफ़ी स्ट्रेंज एंड सोलेम थी, मतलब काफ़ी सीरियस चीज़ें जो है, ऐसी अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी जो उसने कभी स्कूल में उसके देखी नहीं थी। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. बट यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड तब हो जाता है जब उसे ये दिखता है कि उसकी क्लासरूम में यूजुअली तो क्या होता है कि लास्ट के जो बेंच है ना वो हमेशा एम्प्टी रहते हैं, हमेशा खाली रहते हैं, उन पर कोई नहीं बैठता। लेकिन आज उन बेंच पर उसके गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। कौन कौन बैठे हुए थे? ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। ओल्ड होजर, यहाँ पर ये होजर जो है ये किसी इंसान का नाम भी हो सकता है या उसका सरनेम हो सकता है। यहाँ पर अल्फोंस डोडे ने ये क्लियर नहीं किया है कि होजर कौन थे, बट ये ज़रूर हमें पता है कि वो एक एक बूढ़े इंसान थे और उसने 3 कॉर्नर्ड कैप पहनी थी। 3 कॉर्नर्ड कैप ऐसी होती है जैसे कि जो काउ बॉयज़ होते हैं अमेरिका में वो पहनते हैं ना, वैसे ही हैट्स को हम 3 कॉर्नर्ड हैट भी कहते हैं। तो ओल्ड होजर जो थे उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी थी। इसके अलावा पीछे बेंच पर कौन बैठे थे? उनके गांव के जो फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर मतलब जो रिटायर्ड मेयर थे वो बैठे हुए थे। फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, मतलब वो भी रिटायर्ड थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। तो हमें एक चीज़ तो समझ आती है कि बैक बेंचेस पर सभी ओल्ड पीपल थे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मर मेयर हैं तो ये रिटायर होंगे, तो ऑब्वियसली ये एक एजिड पर्सन होंगे। फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, मतलब ये पोस्ट मास्टर जो ये रिटायर्ड थे ये भी एजिड होंगे। तो ओल्ड पर्सन जो है वो पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर। होजर जो है अपने साथ क्या लेकर आए थे? ये लेकर आए थे ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर का मतलब है एक ऐसी बुक जो बेसिक हो, जैसे कि इंग्लिश की जो बुक अगर आप पढ़ोगे बेसिक बुक, तो उसमें आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ोगे, जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना। इन द सेम वे वो भी एक ऐसी बुक लेकर बैठे थे जो बिल्कुल बेसिक थी। थम्ड एट द एजेस, और ऐसी बुक जो ओल्ड थी मतलब पुरानी थी, एंड थम्ड थी मतलब फटी हुई थी, टोर्न थी। तो ये बुक एजेस से, किनारों से फटी हुई थी। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और होजर ने इस फटी पुरानी बेसिक सी बुक को खोला हुआ था। हिज स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस पेज मतलब जो उसने पेज खोला हुआ था होजर ने, उसके ऊपर उनके चश्मे भी थे, ठीक है। अब यहाँ आप एक चीज़ पर ध्यान देना, ये जो स्टेटमेंट है एवरीबडी लुक्ड सैड,
इसका मतलब क्या है, सब लोग क्यों उदास थे? बिकॉज इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास, क्योंकि उनकी ये लास्ट फ्रेंच क्लास थी, इसीलिए ये लोग उदास थे। हालांकि आगे ये सब रीज़न बताया हुआ है बहुत डिटेल में, तो ये जो आगे वाला पार्ट है इसको हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को 12th क्लास की सारी इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर कराऊंगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग द लास्ट लेसन का अभी सेकंड पार्ट कर रहे हैं। While I was wondering about it all, Mr. Amel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, While I was wondering about it all का मतलब क्या है? जब फ्रेंड्स ये सब वंडर कर रहा था कि आज के दिन उसके स्कूल में सारी चीज़ें अनयूजुअल हो रही हैं, मिस्टर एमएल ने आज उसको डांटा भी नहीं जब वो स्कूल के लिए लेट हुआ। ऊपर से मिस्टर एमएल ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो वो कभी खास दिनों पर पहना करता था। तो जब ये सब चीज़ें फ्रेंड्स सोच रहा था, मीनवाइल मिस्टर एमएल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, ठीक है, एंड उनके फेस पर ग्रेव एक्सप्रेशन होते हैं। ग्रेव मीन्स सैड, मतलब काफ़ी दुखी वाले एक्सप्रेशन होते हैं। And gentle tone which he had used to me said, that means मिस्टर एमएल ने जब मुझे कहा बहुत ही जेंटल टोन में कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं, उसी टोन में उन्होंने हम सबको एक चीज़ और कही। वो क्या कही? माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो ये बात किसने कही? मिस्टर एमएल ने, बहुत ही जेंटल टोन में। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन जो तुम्हारा है वो फ्रेंच का एक लास्ट लेसन का दिन है, एंड ये ऑर्डर जो है बर्लिन से डायरेक्ट आया है। बर्लिन क्या है? बर्लिन कैपिटल है प्रूशिया की, और जो प्रूशिया उसे मॉडर्न डे जर्मनी कहा जाता है, ठीक है। तो मिस्टर एमएल ने कहा कि ये जो ऑर्डर है कि भाई आज से, अब से एल्सेज एंड लॉरेन में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। मतलब एल्सेज एंड लॉरेन के स्कूल्स में क्या लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज। ये ऑर्डर डायरेक्ट कहाँ से आया है? ये डायरेक्ट ऑर्डर आया है बर्लिन से, जो प्रूशिया की कैपिटल है, प्रूशिया मॉडर्न डे जिसे हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। और तुम लोगों को जर्मन पढ़ाने के लिए जो नए मास्टर हैं वो कल से आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और तुम्हारा आज का ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसीलिए आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो मिस्टर एमएल कहते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब आज मुझे ध्यान से सुनो। What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means startling, चौंका देने वाले। तो फ्रेंड्स कहता है जैसे ही उनके मास्टर ने ये कहा कि आज उनका फ्रेंच लेसन जो है वो लास्ट लेसन होगा, लास्ट डे है फ्रेंच सीखने का, तो ये वर्ड्स जो हैं फ्रेंड्स के लिए एकदम थंडर क्लैप थे, चौंका देने वाले थे। ओ द रेचेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप इन द टाउन हॉल। तो यहाँ पर याद करो कि वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है बुलेटिन बोर्ड की। उस बुलेटिन बोर्ड पे यही लिखा हुआ था टाउन हॉल में, और इसीलिए वहाँ भीड़ जमा हो रखी थी क्योंकि बर्लिन से डायरेक्ट ये ऑर्डर आया था कि एल्सेज एंड लॉरेन के स्कूल में अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये जब मेमोरी उस चीज़ को, उस सीन को याद करता है फ्रेंड्स, तो इसलिए वो कहता है ओ रेचेस, मतलब व्हाट अ मिजरेबल कंडीशन इट इज़, व्हाट अ सैड न्यूज़ फॉर अस, मतलब ये तो बहुत ही सैड न्यूज़ है हम लोगों के लिए। और अब वो याद करता है कि टाउन हॉल में यही न्यूज़ लगी थी, तभी सब लोग जो है भीड़ इकट्ठा किए हुए थे उस बुलेटिन बोर्ड के सामने। अब आगे फ्रेंड्स जितनी भी बातें बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है बिकॉज ही इज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट टेकिंग द फ्रेंच लेसन्स वेरी सीरियसली। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो फ्रेंड्स कहते हैं कि मेरा आज लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई, ऐसा क्यों?
आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो उसने अभी तक फ्रेंच को अच्छे से लिखना भी नहीं सीखा, सही से लिखना भी नहीं सीखा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि क्या वो अब से फ्रेंच आगे नहीं सीखेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन, क्या अब से जो फ्रेंच लेसन्स है वो बंद हो जाएंगे। ओ हाउ सॉरी आई वॉज। सो यहाँ पर फ्रेंच जो है ये सब बातें बोलकर कहता है दैट ही इज़ फीलिंग सॉरी, मतलब उसे बहुत दुख हो रहा है फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि उसने फ्रेंच लेसन्स को सीरियसली नहीं लिया, फ्रेंच लैंग्वेज को ढंग से नहीं सीखा, फ्रेंच लैंग्वेज को उसने ढंग से लिखना नहीं सीखा, बोलना ढंग से नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार इज अ रिवर दैट पासिस थ्रू फ्रांस। तो यहाँ पर फ्रेंच कहता है कि वो इसलिए बहुत ऐसा अंदर से दुखी है, इसलिए उसे सॉरी फील हो रहा है बिकॉज उसने अपने फ्रेंच लेसन्स को सीरियस नहीं लिया। एंड वो इसकी बजाय क्या करता था, वो फ्रेंच सीखने की बजाय अपना टाइम पास करता था, जैसे कि वो बर्ड्स एग को ऑब्जर्व करता था, या फिर जो सार रिवर है उसमें वो स्लाइड करता था, मतलब वहाँ तैरना या फिर वहाँ घूमने निकल जाना, वो ये सब काम करता था। एंड ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज फ्रेंच लेसन्स, सो दैट्स वाई ही इज फीलिंग सॉरी। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, so heavy to carry, my grammar, my history of the saints were old friends now that I could not give up। तो यहाँ पर अब फ्रेंड्स कहता है कि मेरी फ्रेंच की जितनी भी बुक थी वो पहले उसे क्या लगती थी, एक न्यूसेंस लगती थी। सो हैवी टू कैरी, उसे एक बोझ लगती थी ये बुक्स, उसकी ग्रामर की बुक्स उसे एक बोझ लगती थी। एंड वो हिस्ट्री जो फ्रेंच में पढ़ाई जाती थी वो ऐसे सेंट्स के बारे में थी जिन सेंट्स के बारे में ना तो इसने कभी ढंग से पढ़ा ना सुना। बट जितनी भी बुक्स ये थी फ्रेंच लैंग्वेज की, जो भी हिस्ट्री की बुक उनकी फ्रेंच लैंग्वेज की लगी हुई थी, जो भी उनकी फ्रेंच ग्रामर लगी हुई थी बुक, वो सब उसके ओल्ड फ्रेंड्स हैं। और ये बुक्स ऐसी हैं कि ये इनके ओल्ड फ्रेंड है और ओल्ड फ्रेंड से ये कभी भी दोस्ती नहीं तोड़ सकता। तो इसलिए वो कहता है दैट दीज बुक्स आर द ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड दैट्स वाई ही कुड नॉट गिव अप ऑन दीज बुक्स, कि वो इन बुक से अब अलग नहीं हो सकता क्योंकि ये उसकी एक ओल्ड फ्रेंड्स है। एंड मिस्टर एमएल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, आई मीन अब वो सोचता है कि मिस्टर एमएल भी अब यहाँ से जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब वो अपने मास्टर मिस्टर एमएल को कभी नहीं देख पाएगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, कि जैसे ही फ्रेंड्स ये सोचता है कि उनके मास्टर मिस्टर एमएल भी जा रहे हैं और वो मिस्टर एमएल को आज के बाद देख भी नहीं पाएगा, तो अब वो इस बात में इतना खो जाता है कि वो मिस्टर एमएल का रूलर भूल जाता है जिससे वो उनको मारा करते थे। वो ये बात भी भूल जाता है दैट मिस्टर एमएल बहुत ही क्रैंकी थे। क्रैंकी मीन्स बहुत ही गुस्से वाले, इसेंट्रिक, मतलब थोड़े सनकी टाइप के इंसान थे। उनको कभी भी गुस्सा आ जाता था, कभी भी किसी बच्चे को डांट देते थे, रूलर से मार देते थे, तो वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है दैट राइट नाउ फ्रेंड्स जो है वो रिग्रेट कर रहा है कि उसने अपने फ्रेंच लेसन्स को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन वो एक चीज़ ये भी कहता है कि अब ये जो बुक्स है जो जिनको वो काफ़ी हैवी समझता था उठाने में, जितनी बुक्स उनको ये फ्रेंच लैंग्वेज की बोझ लगती थी, ये उन पर कभी गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि ये उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हैं, राइट। आगे फ्रेंड्स कहता है पुअर मैन, नाउ ही इज रेफरिंग होम हेयर, ही इज रेफरिंग मिस्टर एमएल हेयर। तो मिस्टर एमएल को फ्रेंड्स कहता है पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। फाइन संडे क्लोथ्स मतलब ऐसे कपड़े जो आप या तो संडे के दिन के लिए बचा कर रखते हैं या किसी स्पेशल ओकेजन में पहनने के लिए बचा कर रखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि पुअर मैन मतलब हमारे जो मास्टर हैं उन्होंने आज के दिन ये कपड़े क्यों पहने हैं, क्योंकि वो अपना एक ओनर शो करना चाहते हैं लास्ट लेसन डे के दिन। दैट मीन्स वो इसीलिए ये कपड़े पहनकर आए हैं स्पेशल, ताकि वो एक ओनर शो कर सके टूवर्ड्स दिस मदर टंग विच इज फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच का आज लास्ट लेसन है एंड ये उनकी मदर टंग है
और आज के दिन ये सिर्फ लास्ट टाइम पढ़ाई जाएगी और इसकी ऑनर में उन्होंने ये स्पेशल कपड़े पहने हैं. नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब फ्रेंड्स को ये भी क्लियर हो जाता है कि वो लास्ट के बेंचेस जो हमेशा खाली पड़े रहते थे उन पर गांव के ओल्ड मैन क्यों बैठे हैं. यहाँ पर उस चीज़ का रीज़न बताया कि वो क्यों बैठे हैं. आगे बताया है इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. वो इसलिए रूम में बैठे, क्लास रूम में बैठे हैं क्योंकि उनको भी सॉरी फील हो रहा है, उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको रिपेंट हो रहा है, मतलब पछतावा हो रहा है. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर, कि वो स्कूल नहीं गए, अपनी मदर टंग नहीं सीख पाए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये ओल्ड मैन क्यों बैठे हैं? पहला रीज़न तो ये है कि उनको ये पछतावा हो रहा है कि वो स्कूल नहीं गए, राइट. एंड दूसरा ये कि वो हमारे मास्टर को ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे मास्टर ने अपने 40 साल इस सर्विस में दिए फेथफुल तरीके से. एंड वो हमारी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए भी रूम में बैठे थे, क्योंकि जो उनकी मदर टंग है, मतलब जो फ्रेंच उनकी मदर टंग है एंड जो कंट्री उनकी फ्रांस है, अब वो उनकी नहीं रही है बिकॉज इट इज़ कैप्चर्ड बाय जर्मनी, इट इज़ कैप्चर्ड बाय प्रूशिया, राइट. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ओल्ड मैन यहाँ क्यों आए? फर्स्ट वो हमारे मास्टर को गुड बाय करने आए, क्योंकि उन्होंने, हमारे मास्टर ने 40 साल अपने दिए हैं फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाने में. इसके अलावा ये सभी ओल्ड मैन इसलिए बैठे थे ताकि वो हमारी कंट्री की तरफ अपना रिस्पेक्ट पे कर पाएँ. रीज़न बीइंग कि अब वो कंट्री उनकी नहीं रही है, बिकॉज इसको किसने कैप्चर कर लिया है? प्रूशिया ने, जिसे हम मॉडर्न डे जर्मनी के नाम से जानते हैं. और इसके अलावा उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि वो कभी स्कूल नहीं गए और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को ढंग से नहीं सीखा, जो कि उनकी मदर टंग है. तो इसीलिए ये सब ओल्ड मैन यहाँ हमारे रूम में बैठे हुए थे. While I was thinking of all this, I heard my name called. फ्रेंड्स कहता है कि जब वो ये सब बातें सोच रहा था, उसे जब ये सब समझ आ रहा था कि क्यों उसके मास्टर ने संडे क्लोथ्स पहने हैं, क्यों उसके गांव के ओल्ड मैन बैक बेंचेस पर बैठे हैं, तो जब उसे ये सब समझ आया तो वो ये सब सोच रहा था. मीनवाइल उसे सुनाई दिया कि उसका नाम किसी ने पुकारा है. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब उसकी टर्न थी क्लासरूम में लेसन को रिसाइट करने की. कौन से लेसन को रिसाइट करने की? जो आज के दिन होने वाला था, दैट वॉज पार्टिसिपल. एंड इसी वजह से, क्योंकि उसे पार्टिसिपल के रूल नहीं आते थे, तो इसी वजह से आज वो स्कूल के लिए भी लेट हो गया था. वट वुड आई not have given to be able to say that dreadful rule for participle all through very loud and clear and without one mistake. यहाँ पर जो ये लाइन है dreadful rule for the participle, इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपल के वो डरावने रूल जो याद होने बहुत मुश्किल है, इसीलिए dreadful वर्ड यूज़ किया है. dreadful का मतलब होता है frightened, भयानक, बहुत डरावने किस्म के, ठीक है. तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है दैट वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, दैट मीन्स ही विश टू गिव अप एनीथिंग टू बी एबल टू लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल एंड स्पीक देम लाउडली एंड क्लियरली इन द क्लास. सो हियर अगेन ही इज रिग्रेटिंग, ही इज शोइंग हिज सोरो फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग टू लर्न पार्टिसिपल. मतलब कहने का ये है कि उसने पार्टिसिपल को सीखा नहीं, उसने पार्टिसिपल को सीखने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट किया कि आज नहीं तो कल सीख लूँगा, राइट. तो उस पर वो रिग्रेट करता है और वो कहता है कि अब वो पार्टिसिपल को सीखने के लिए और क्लासरूम में उसको लाउडली एंड क्लियर वॉइस में बताने के लिए बिना किसी मिस्टेक के वो अब सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है. अब वो चाहता है कि उसे पार्टिसिपल के रूल याद हो जाएं और वो क्लासरूम में बिना किसी मिस्टेक के लाउड एंड क्लियरली पार्टिसिपल के रूल बता पाए. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर.
अब मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड का मतलब ये है कि वो कंफ्यूज हो गया। अब जैसे ही वो पार्टिसिपल को रिसाइट करने लगा तो वो क्या हो गया, अब कंफ्यूज हो गया एंड वो वहां पर फिर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब उसकी हार्ट क्या हो गई थी, उसकी हार्ट रेट थोड़ी इंक्रीज हो गई, हार्ट बीटिंग जो है उसकी बढ़ गई थी, मतलब उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई क्योंकि उसको रूल्स याद नहीं थे। और इसी डर के कारण उसने क्या किया, उसने अपने डेस्क को होल्ड किया ताकि उसे लगा कि कहीं वो गिर ना जाए। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप का मतलब है कि अब उसे शर्म आ रही थी, उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने पार्टिसिपल्स को लर्न करने के लिए कितना प्रोक्रेस्टिनेट किया। उसे अब दुख हो रहा था कि उसने अपनी मदर टंग को सीरियस नहीं लिया। ठीक है। आई हर्ड मिस्टर ML से टू मी। फ्रेंड्स कहते हैं कि जब वो पार्टिसिपल्स के रूल नहीं बता पाए, वो कंफ्यूज हो गए बताने में, तो उस टाइम पर मिस्टर ML ने उनको क्या कहा। मिस्टर ML कहते हैं, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। तो मिस्टर ML कहते हैं फ्रेंड्स को दैट लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, वोंट स्कोल्ड का मतलब है नहीं डांटना। तो वो कहते हैं कि मैं तुमको डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको अपने आप में ही बहुत बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। तो यहाँ मिस्टर ML कहते हैं कि तुमको खुद बुरा लगना चाहिए कि देखो अब क्या हुआ है। जो हमारी आदत होती है ना ये कहने की कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, मतलब हमारे पास बहुत सारा टाइम है, आई लर्न इट टुमारो, और मैं कल याद करूँगा। तो यहाँ पर ना एक्चुअली मिस्टर ML बताते हैं कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स की ये टेंडेंसी होती है कि हम अपने आप को कहते रहते हैं हमारे पास अभी बहुत टाइम है, और हम जो है इसके चक्कर में सारी चीज़ें कल पर छोड़ देते हैं और हम कहते रहते हैं कि हम कल करेंगे, और ये कल कभी नहीं आता। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम। तो यहाँ मिस्टर ML फ्रेंड्स को कहते हैं कि जो ये हमारी टेंडेंसी होती है ना हर चीज़ कल पर छोड़ने की, प्रोक्रेस्टिनेट करने की, अब देखो वो कल जा चुका है। अब यहाँ वी हैव कम आउट का मतलब ये है कि वो कल जा चुका है, एंड जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास थी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की, नाउ इट हैज़ एंडेड, मतलब ये एंड हो चुकी है। एंड फ्रेंड्स न्यू नथिंग अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। आई मीन द रिजल्ट जो है अभी क्या है कि फ्रेंड्स को कुछ नहीं आता एंड फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटी अब एंड हो चुकी है, इसलिए हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। That's the great trouble with Alsace, she puts off learning till tomorrow. यहाँ मिस्टर ML कहते हैं कि फ्रेंड्स ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है अकेले का। एक्चुअली हम सब जितने भी एल्सेज के लोग हैं ना उन सब में एक प्रॉब्लम ही ये है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, सारी चीज़ें कल पर छोड़ देते हैं कि कल याद करेंगे। अब वो कल जा चुका है, अब अपॉर्चुनिटी एंड हो चुकी है। जब टाइम था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का तब तुम लोगों ने सीखी नहीं, अब फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई नहीं जाएगी। अब यहाँ पर एल्सेज एंड लॉरेंस के स्कूल में क्या होगा, ओनली जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। दोज फेलोज, यहाँ फेलोज वर्ड यूज किया है प्रूशिया के लोगों के लिए, उनके सोल्जर्स के लिए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, आई मीन जितने भी प्रूशिया के लोग हैं अब उनका एक राइट होगा तुमको कहने का। क्या राइट होगा? हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो यहाँ मिस्टर ML थोड़े से सरकेस्टिक हो जाते हैं और कहते हैं कि जो ये फेलोज है ना, मतलब जो ये प्रूशिया के लोग हैं, अब उनको तुमने एक राइट दे दिया तुम पर उंगली उठाने का। अब वो कहेंगे कि तुम लोग अपने आप को वैसे तो फ्रेंच मैन कहते हो बट तुम एक्चुअल में फ्रेंच पीपल हो ही नहीं, तुम प्रिटेंड करते हो। प्रिटेंड का मतलब फॉल्स एक्ट करते हो, क्योंकि तुम लोगों को ना तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी आती है ना तुम्हें अपनी खुद की मदर टंग लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट,
poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with. तो यहाँ reapproach का मतलब है blame. अब मिस्टर एमएल कहते हैं कि सिर्फ अकेले तुम्हारा ही फॉल्ट नहीं है लिटिल फ्रेंड्स, इनफैक्ट हम सब पर ये चीज़ का ब्लेम करना चाहिए. हम सब इस चीज़ के लिए दोषी हैं कि हमने अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को कभी सीरियसली नहीं लिया. और अब जो वो एनिमीज़ हैं, दे वुड लाफ एट अस, दे वुड लाफ बिकॉज हमारे एल्सेज एंड लॉरेन के लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज ना बोलनी आती है ढंग से, ना लिखनी आती है. अब आगे मिस्टर एमएल फ्रेंड्स को कहता है दैट योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. That means your parents are also at fault. They were not anxious. I mean, they were not interested in giving education to you. कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुमको एजुकेशन नहीं देना चाहते थे, उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं था कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो. They preferred to put you to work on a farm and at the mills. अब मिस्टर एमएल कहता है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या प्रेफर करते थे कि तुम काम पर लगे रहो, या तो फार्म में या किसी मिल्स में या किसी फैक्ट्री में. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको काम पर लगाए रखते थे, फार्म में या फिर मिल्स में, फैक्ट्रीज में, ताकि और थोड़ा पैसा कमाया जा सके. एंड आई, अब यहाँ पर एमएल खुद को भी क्वेश्चन करता है. तो पहले तो वो किसको ब्लेम करता है? फ्रेंड्स के पेरेंट्स को. फिर वो ब्लेम करता है खुद को क्वेश्चन करके, कहता है मैं भी जो है इस चीज़ का दोषी हूँ. आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मुझ पर भी ब्लेम आना चाहिए. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जिस स्कूल में ये जो मिस्टर एमएल पढ़ाया करता था वहीं पर इसका गार्डन भी था. उसी क्लासरूम के ऊपर जो रूम था वो इसका सोने का रूम था, है ना. मतलब वहाँ पर ये सोया करता था. एक्चुअली ये उसी स्कूल में रहा करता था, ये जो एमएल है ना उसी स्कूल में रहा करता था. तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे खुद पर ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने तुम बच्चों को अपने गार्डन में भेजा है. इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू, मैं तुमको अपने गार्डन में भेज दिया करता था ताकि तुम मेरे फ्लावर्स को, मेरे प्लांट्स को वाटर दे पाओ, मतलब मेरे पौधों को पानी दे पाओ. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. अब एक और चीज़ यहाँ मिस्टर एमएल कहता है कि जब भी मेरा मन फिशिंग के लिए करता था, मैं फिशिंग करने चले जाया करता था और तुम लोगों को हॉलीडेज दे दिया करता था, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी कर दिया करता था. तो ब्लेम मुझ पर भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी भी तुमको पढ़ाया नहीं ढंग से, मैंने इस चीज़ को कभी सीरियसली नहीं लिया. तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है दैट राइट नाउ मिस्टर एमएल ही इज रिग्रेटिंग. वो पछतावा कर रहे हैं, वो रिपेंट कर रहे हैं कि उन्होंने जो प्रीशियस टाइम था वो गवा दिया पढ़ने का, सीखने का, पढ़ाने का. आगे के पैराग्राफ में मिस्टर एमएल फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताते हैं. ये बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इतनी लॉजिकल क्यों है, ब्यूटीफुल क्यों है. ये सारी जो बातें हैं वो सभी को बताते हैं. लेकिन ये वाले जो आगे नेक्स्ट कमिंग पैराग्राफ्स हैं, इसको हम इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे. और ये चैप्टर मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट कराया है, तो तीनों पार्ट को मैं लास्ट में एक ही वीडियो में असिमिलेट कर दूंगी ताकि आपको पूरा चैप्टर एक वीडियो में मिल जाए. हाल फिलहाल मैं पार्ट्स में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप छोटे छोटे पार्ट्स में चैप्टर को अच्छे से समझ भी पाएंगे और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग. इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. थैंक यू. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस. अभी हम द लास्ट लेसन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं एंड इस पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे. इस पैराग्राफ में यहाँ पर ये बताया है कि हमारे लिए एक लैंग्वेज इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों हमें अपनी मदर टंग को बचा कर रखना चाहिए. तो
तो मिस्टर एमएल यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताते हैं एंड यहाँ से हमें चैप्टर का थीम पता चलता है. देन फ्रॉम वन thing to another, Mr. Amel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. तो यहाँ मिस्टर एमएल कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिल्कुल क्लियर एंड लॉजिकल है. We must guard it among us and never forget it. Guard it का मतलब क्या हुआ? Guard it का मतलब है प्रोटेक्ट करना एंड प्रिजर्व करना. तो मिस्टर एमएल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, ये एकदम क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज है. तो इसीलिए हमें अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करके रखना है. हमने इसे कभी भी नहीं भूलना है. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का मतलब होता है गुलामी. एज लॉन्ग एज they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. देखो यहाँ ये कहा गया है कि अगर एक इंसान को बंदी बना लिया जाए, उसको गुलाम बना लिया जाए, अगर उस इंसान के पास अपनी लैंग्वेज है तो उसे ये भी पता है कि किस तरीके से प्रिजन से बाहर आया जा सकता है. कहने का मतलब यहाँ एक ये है कि अगर हमें अपनी लैंग्वेज आती है, अगर हम अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं, हमें अपनी लैंग्वेज की पूरी नॉलेज है, तो हमें कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता. और अगर कोई बनाने की कोशिश भी करेगा तो हमारे पास उस प्रिजन का या उस स्लेवरी से बाहर निकलने का रास्ता किससे मिलता है? लैंग्वेज से. तो लैंग्वेज हमारे लिए एक की, एक चाबी का काम करते हैं. राइट तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी लैंग्वेज को हमेशा बचा कर रखना चाहिए. बिकॉज ऑफ आवर लैंग्वेज, आवर मदर टंग, वी हैव आवर आइडेंटिटी, वी गेट द रिकग्निशन बिकॉज ऑफ आवर मदर टंग. देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. अब फ्रेंड्स कहते हैं कि मिस्टर एमएल ने ग्रामर का जो पोर्शन है वो ओपन किया, मतलब चैप्टर ओपन किया और उन्होंने एक लेसन हमें पढ़ाया. I was amazed. Amazed means surprised. I was amazed to see how well I understood it. अब फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि उसे सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई एक बार में. All he said seemed so easy, so easy. फ्रेंड्स कहता है कि जो भी उनके मास्टर मिस्टर एमएल ने पढ़ाया वो सब उन्हें बहुत ही ईजी लगा और वो एक बार में ही सब सारी चीज़ें समझ गए. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything so much patience. तो यहाँ मिस्टर एमएल के बारे में ये कहता है फ्रेंड्स कि या तो ये हो सकता है कि हमारे जो मास्टर है उन्होंने कभी इतने पेशेंस के साथ हमें पढ़ाया नहीं, या ये है कि मैंने कभी ध्यान से सुना नहीं, वरना हमारी लैंग्वेज बहुत ही ईजी एंड क्लियर है एंड लॉजिकल है. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. तो अब फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे मास्टर मिस्टर एमएल हमें इस तरीके से पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जाने से पहले सारी की सारी नॉलेज, यहाँ ये लाइन लिखी है ना, wanted to give us all he knew, मतलब कि फ्रेंड्स ये कहता है कि हमारे मास्टर मिस्टर एमएल इस तरीके से पढ़ा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे जाने से पहले वो हमें सारी वो बातें बताना चाहते हैं, सारी वो नॉलेज देना चाहते हैं जो उनको पता है. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. वन स्ट्रोक मतलब एट वंस, एक बार में ही. और वो हमें ऐसे पढ़ा रहे थे, सारा ज्ञान हमें ऐसे दे रहे थे जैसे कि हम एक साथ सारी चीज़ें समझ लें और दोबारा ऐसा दिन नहीं आएगा. तो इस तरीके से वो हमें पढ़ा रहे थे. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. तो यहाँ फ्रेंड्स कहता है कि रेसिटेशन के बाद, रीडिंग के बाद हमारा अब राइटिंग का काम था.
That day Mr. Emil had new copies for us written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि मिस्टर एमिल राइटिंग के लिए न्यू कॉपीज लेकर आए हुए थे और उसमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड से क्या लिखा हुआ था? फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज. दे लुक, वन सेकेंड, they looked like little flags floating everywhere in the classroom. तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है इन नोटबुक्स को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? फ्रांस के फ्लैग के साथ कंपेयर कर रहा है और कह रहा है कि क्लासरूम में सभी के पास ये नोटबुक थी जिसमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड से फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था और ये ऐसे लग रहा था मानो स्कूल रूम में हर जगह फ्रांस का जो फ्लैग है वो फ्लोट हो रहा है, वो उड़ रहा है. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसे लग रहा था कि वो डेस्क के ऊपर लटका हुआ है. यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. फ्रेंड्स कहता है कि अब सब लोग अपने काम के लिए बैठ गए एंड चुपचाप काम करने लग गए. क्वाइट मीन्स चुपचाप, साइलेंटली. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. अब यहाँ फ्रेंड्स कहता है कि सिंस सब लोग साइलेंटली काम कर रहे थे, चुपचाप बैठ के काम कर रहे थे, तो क्लासरूम में सिर्फ एक ही चीज की आवाज थी. वो किस चीज की आवाज थी? स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स. तो जब हम साइलेंट तरीके से काम करते हैं और हम पेपर के ऊपर जब पेन से लिखते हैं तो वो पेन के स्क्रैच की जो आवाज होती है वो आ रही थी क्लासरूम में. Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them. तो यहाँ फ्रेंड्स कहता है कि जब हम सब लोग लिखने में बहुत बिजी थे तो बीच में एक बीटल्स का मतलब होता है एक तरीके की फ्लाई, ये उड़कर आई तो किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया. Nobody got panicked. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks. देखो फिश हुक्स का मतलब क्या है एंड लिटलेस्ट वंस का मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है. लिटलेस्ट वन में यहाँ पर पीजन्स के बारे में बात की गई है. फिश हुक्स का मतलब ये है कि पीजन्स के जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो फिश हुक्स की तरह होते हैं. अब फिश हुक्स क्या होते हैं? जब आप फिशिंग करने जाते हैं तो फिश को पकड़ने के लिए जो आप वो औजार लेकर जाते हैं ना, उसको हम फिश हुक्स कहते हैं और जो फिश हैं वो हुक में अटक कर बाहर आ जाती हैं. ठीक है, तो फिश हुक्स जिस तरीके की ऐसे होती है, फिश हुक्स ऐसे है ना, तो जो ये ऐसे मुड़ी हुई होती है ऐसे होती है फिश हुक्स. तो पीजन्स के पंजे भी ऐसे ही होते हैं. तो यहाँ फ्रेंड्स कहता है कि जो पीजन्स है ना वो छत पर बैठकर अपने क्लोज से ट्रेस कर रहे थे, मतलब वो भी स्क्रैच कर रहे थे. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और ऐसे लग रहा था जैसे पीजन्स भी फ्रेंच में कुछ लिख रहे हों. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस चीज़ को किसके साथ कंपेयर किया. यहाँ ये कहा है कि जिस तरीके से क्लासरूम में सब लोग पेन से लिख रहे थे, पेन के साथ स्क्रैच कर रहे थे, पूरी क्लास साइलेंट थी, तो वहाँ पर क्लास में सिर्फ और सिर्फ पेन के स्क्रैच की आवाज़ आ रही थी. इन द सेम वे छत के ऊपर पीजन्स बैठे थे, वो भी अपने पंजों से स्क्रैच कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पीजन्स भी फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हैं. ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जितने भी कबूतर बैठे थे वो अपनी आवाज निकाल रहे थे कू कू करके. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रेंड्स ये आवाज सुनकर कहता है अपने आप को, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स. तो यहाँ फ्रेंड्स कहता है कि क्या ये प्रूशिया के लोग पीजन्स को भी फोर्स करेंगे कि ये जो कू की आवाज निकाल रहे हैं इसको जर्मन लैंग्वेज में निकालें. जैसे कि यहाँ फिर से कंपेयर किया कि जर्मनी के लोगों ने क्या किया, प्रूशिया के लोगों ने फोर्सफुली अपनी लैंग्वेज थोप दी. कहाँ पर? एल्सेज एंड लॉरेंस के स्कूल में. ये कहा कि एल्सेज एंड लॉरेन के स्कूल में अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और उन पर अपनी लैंग्वेज थोप दी गई.
अब इन द सिमिलर वे यहाँ पर जब पिजन्स कू कू कर रहे थे तो अब फ्रेंड्स कहता है कि क्या ये जर्मन पीपल या प्रूशियन पीपल पिजन्स को भी फोर्स करेंगे कि वो जर्मन लैंग्वेज में आवाज़ निकालें। तो यहाँ एक तरीके से ये एक सैट्रिकल कमेंट है। और एक चीज़ और हमें यहाँ देखने को मिलती है कि जो फ्रेंड्स है वो यहाँ ये शो कर रहा है कि मदर टंग जो है ना ये नेचुरल है। जैसे कि पिजन्स की कू कू की जो आवाज़ है ये नेचुरल है, उसी तरीके से इन लोगों पर, एल्सेस एंड लॉरेंस के लोगों पर जो ये जर्मन लैंग्वेज थोपी जा रही थी ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रेंच उनकी मदर टंग है, उनकी नेचुरल लैंग्वेज है और नेचुरल लैंग्वेज कभी भी बदली नहीं जा सकती। तो वो चीज़ यहाँ शो कर रहा है फ्रेंड्स। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Emil sitting motionless in his chair. तो यहाँ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जब वो लिखने का काम कर रहा था वो बीच बीच में मिस्टर एमिल को देख रहा था। वो अपनी चेयर पर मोशनलेस तरीके से बैठे हुए थे। मोशनलेस का मतलब है एकदम स्टिल, बिना हिले हुए। तो फ्रेंड्स कहता है कि मिस्टर एमिल मोशनलेस तरीके से अपने चेयर पर बैठे हुए थे, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। एंड वो अपनी चेयर पर बैठकर हर चीज़ को गेज कर रहे थे, ध्यान से देख रहे थे, कभी एक चीज़ को तो कभी दूसरी चीज़ को, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और ऐसे लग रहा था मिस्टर एमिल ध्यान से इसलिए देख रहे हैं ताकि वो हर पिक्चर को, हर अपीयरेंस को अपने माइंड में फिक्स कर सकें, क्योंकि अब उनको ये स्कूल छोड़कर जाना था और वो ध्यान से हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हर मेमोरी को जिंदगी भर के लिए अपने माइंड में रखना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि उन्होंने सेम स्कूल में अपने 40 साल दिए हैं। With his garden outside the window, his classroom in front of him, just like that। तो यहाँ ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ऊपर से उनका जो गार्डन है वो उनकी क्लास के बिल्कुल बाहर है, तो वो इसलिए इस जगह से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। Only the desk and benches had been worn out. The walnut trees in the garden were taller. The hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. अब फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है कि इतने सालों में जब से वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मिस्टर एमिल, तब से क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो एक चेंज तो ये आया कि डेस्क्स एंड बेंचेस इतने यूज़ हुए हैं कि वो आज के टाइम पर बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। इसके अलावा मिस्टर एमिल के गार्डन में जो वॉलनट ट्रीज़ हैं वो अब बड़े हो चुके हैं। इसके अलावा जो होप वाइन है, होप वाइन एक तरीके का ना वो बेल वाला पौधा होता है ना, तो जो ये बेल वाला पौधा था ये ट्वाइन होकर, ट्वाइन मतलब ट्विस्ट, ठीक है, ऐसे बेल ऐसे चढ़ती है ना ऊपर, ऐसे क्लाइंब होती है, तो जो होप वाइन है वो ऐसे ट्वाइन, ट्विस्ट होकर, ट्वेल होकर विंडो से रूफ तक जा चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। एंड ये सब चीज़ें छोड़कर जाना मिस्टर एमिल के लिए बहुत ही दुख भरा था। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और क्लासरूम के ऊपर जो रूम बना हुआ था वहाँ पर मिस्टर एमिल रहते थे। तो यहाँ फ्रेंड्स कह रहा है कि क्लासरूम के अंदर ऐसे आवाज़ आ रही थी कि जो उनकी सिस्टर है वो ट्रंक्स वगैरह पैक कर रही है, सारा सामान पैक कर रही है, क्योंकि नेक्स्ट डे इनको अपनी कंट्री छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट। फ्रेंड्स यहाँ कह रहे हैं कि उनके मास्टर मिस्टर एमिल वो सो करेजियस एंड कंपोज्ड पर्सन कि उन्होंने सबके लेसन को लास्ट तक सुना। आफ्टर द राइटिंग, मतलब जैसे इन्होंने राइटिंग ख़त्म की, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, तब इन्होंने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा। एंड इसके बाद इन्होंने फिनेटिक्स पढ़े। देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बू बो। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये बताया है कि
जब फेनेटिक्स का लेसन पढ़ रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज में, तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ बेबीज़ का मतलब है सभी स्टूडेंट्स, क्या चैंट कर रहे थे? वो फेनेटिक्स को यूनिसन मेथड में चैंट कर रहे थे, एक साथ चैंट कर रहे थे। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले उन्होंने ग्रामर रेसिटेशन पोर्शन कंप्लीट किया, फिर राइटिंग का पार्ट कंप्लीट किया, फिर हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट किया, देन फ्रेंच लैंग्वेज की जो फेनेटिक्स हैं वो पार्ट इन्होंने कंप्लीट किया। तो फेनेटिक्स को ना एक तरीके से चैंट किया जाता है। तो वैसे ही जो क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है फेनेटिक्स को चैंट किया। तो बेबीज हियर रेफरिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। हमने देखा था ना कि ओल्ड होजर जो फ्रेंड्स के गांव का ही था, तो उसने अपने चश्मे पहने, होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, और उसने जो बेसिक बुक होती है जिसमें फेनेटिक्स वगैरह लिखे हुए होते हैं वो बुक्स उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ी, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, एंड उसने हर एक लेटर को पढ़ा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, एंड ये भी पता चल रहा था कि ओल्ड होजर पढ़ते पढ़ते रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। तो ट्रेम्बल्ड का मतलब है कांपना, उसकी आवाज़ इमोशंस की वजह से कांप रही थी, रोने की वजह से उसकी आवाज़ कांप रही थी। किसकी आवाज़? ओल्ड होजर की आवाज़। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। तो यहाँ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ओल्ड होजर जब रो रहा था, रोते रोते बोल रहा था, तो उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो सब इतना फनी लग रहा था कि हम सब हंसना भी चाहते थे एंड साथ साथ रो भी रहे थे। सो हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। तो यहाँ फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझे आज भी वो लास्ट लेसन अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है कि चर्च के बाहर जो क्लॉक लगी होती है उस क्लॉक में अब 12 बज गए थे। देन द एंजलस, और इसके बाद एंजलस प्रेयर शुरू हो गई थी। एट द सेम मोमेंट इन ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजे वैसे ही प्रेयर शुरू हो गई। एंजलस मीन्स चर्च की जो प्रेयर होती है। एंड एट द सेम टाइम प्रूशियन आर्मी जो है उनके ट्रम्पेट की आवाज़ भी आई जब वो अपनी ड्रिलिंग से, अपनी एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे, तो वो ट्रम्पेट बजाते हुए आ रहे थे। तो हमने उनको विंडोज के थ्रू सुना था। मिस्टर एमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल। मिस्टर एमएल ने जैसे ही ट्रम्पेट की आवाज़ सुनी वो अपनी चेयर पर खड़े हो गए एंड उनका चेहरा काफ़ी पेल था, काफ़ी फीका पड़ गया था, बिकॉज इट वॉज द टाइम कि उनको अब क्लास ओवर करनी थी। और इतने इरेक्ट तरीके से मिस्टर एमएल खड़े हुए थे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पहले से ज़्यादा टोल हों। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो मिस्टर एमएल जो है, जैसे उन्होंने ट्रम्पेट की आवाज़ सुनी वो खड़े हो गए एंड उन्होंने सबको कहा माय फ्रेंड्स। अब इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि इमोशन से उनका गला चोक हो गया था। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, might means strength, ताकत, power, he wrote as large as he could, Vive la France, Vive la France। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। सो यहाँ पर ये कह रहा है फ्रेंड्स कि मिस्टर एमएल माई फ्रेंड्स के बाद कुछ नहीं बोल पाए, उनका गला चोक हो गया था क्योंकि इमोशन से वो बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चौक उठाया, ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस।
देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और ये लिखने के बाद वो जो है स्टॉप हो गए और उन्होंने अपना हेड वॉल के अगेंस्ट लीन कर दिया, बेंड कर दिया। एंड कहने का मतलब है कि उन्होंने दीवार का अब सहारा लिया क्योंकि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे ढंग से अब। विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और मिस्टर एमएल के अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि अब वो कुछ बोल पाए, तो उन्होंने बिना बोले हम सभी को एक जेस्चर किया अपने हाथों से। और जेस्चर से मतलब क्या था कि स्कूल अब डिसमिस हो गया, उनकी क्लास अब ओवर हो गई, अब सब लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, डोंट वरी, मैं जल्दी से सेकंड चैप्टर भी लेकर आऊँगी। इसके अलावा हम ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, कोई अलग से अगर आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।